तो सेक्शन 21 में हमने समझा था कि किसी किराएदार को किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आधार आपको बताए थे, करीब 8-10 आधार थे, जैसे मिसयूज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, सबलेट कर रहा है। तो 21 के आधार के साथ साथ 22 में भी एक आधार है जिस आधार पर हम किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। वो कौन सा आधार है? यदि मान लीजिए लैंडलॉर्ड है, वही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यदि उसके विधिक वारिस इसके लिए आवेदन करते हैं कि हमें प्रमाइस की आवश्यकता है, तो भी हम प्रमाइस से किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 21 और 22 उन आधारों के बारे में बताता है जिसके आधार पर हम किराएदार को किराएदारी के परिसर से बेदखल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 23 ये बताता है कि किराएदार को किसी परिसर से खाली करना चाहिए। क्यों खाली करना चाहिए? मान लीजिए उसका जो पीरियड था वो खत्म हो गया, या फिर कोई आदेश आया है, नोटिस आया उसे खाली करने के लिए, वो खाली करना चाहिए पर फिर भी खाली नहीं कर रहा है, वो बना हुआ है कब्जे में। तो उस स्थिति में किराएदार को पहले 2 महीनों तक उसे दुगना रेंट देना पड़ेगा। यदि दिसंबर पर रेंट उसका खत्म हो गया है तो जनवरी फरवरी में उसको दुगना रेंट, यानी कि 2000 था तो अब जनवरी का फरवरी का 4-4 रुपए देना पड़ेगा। और 2 महीने के बाद भी खाली नहीं करता है तो उसके बाद जब तक वो कब्जे में रखता है उस प्रमाइस को, फिर 4 गुना देना पड़ेगा। यानी कि 2000 था तो 4 गुना हो गया 2 चौक 8, यानी कि 8,000 रुपए तब तक देना पड़ेगा जब तक कि वो परिसर में है। ओके, ये था सेक्शन 23 के बाद 30 सेक्शन। तो सेक्शन 30 ये बता रहा है कि ये किराया प्राधिकरण क्या होता है। 30 और 32 ये बता रहा है रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो रेंट अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट कर रहा है किसको? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। उससे बिलो रैंक के अधिकारी को अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल अपॉइंट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किस पोस्ट के रूप में? रेंट अथॉरिटी के रूप में। तो रेंट अथॉरिटी में जो अपॉइंट किया जा रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये है सेक्शन 30। और यदि हम देखते हैं रेंट ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल में जुडिशियल ऑफिसर है, तो वहां पर कौन है? डीजे अपॉइंट कर रहा है। डीजे या तो खुद देख रहा है या फिर कौन हो सकता है? एडीजे रैंक को नियुक्त कर रहा है। सेक्शन 31 में हम पढ़ रहे हैं कि विवादों का परिक्राम्यकृत समझौता करने के लिए, तो यहाँ पर जो है उसको भेजा जा रहा है समुचित प्राधिकारी के पश्चात, फिर वो उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो भी इन्हें उचित लगती है। वो अथॉरिटी मैटर को समझौते के माध्यम से डिसॉल्व करने के लिए, फिर वहां पर जो भी जिस माध्यम से 2 पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा रहा है उन शर्तों को लिख लेगा, उसके आधार पर एक अंतिम आदेश पारित कर देगा। सेक्शन 33 बात कर रहा है किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। एक्चुअली जो रेंट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी सीपीसी के प्रोविजन को लागू नहीं करेगी, है ना। ये किस सिद्धांत पर काम करेगी? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करेगी। ओके, स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, परंतु कुछ इस एक्ट में ही कुछ बता रखे कि सीपीसी के प्रोविजन वहां पे लागू होंगे, ये वाले प्रोविजन तो वो लागू होंगे, पूरी सीपीसी लागू नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करेगी और स्वयं की प्रोसीजर को अपना सकती है। और इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जैसे जब भी कोई एप्लीकेशन या अपील के लिए लगाई जाती है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे और उसके साथ एफिडेविट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी है अपोजिट पार्टी को एक नोटिस तामील करेगा, नोटिस के साथ वो कॉपी अटैच होंगी, और जब नोटिस अपोजिट पार्टी के पास पहुंच जाएगा तो फिर उस दूसरी पार्टी को उसका उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर के बाद यदि एप्लीकेंट को ऐसा लगता है कि मुझे प्रत्युत्तर यानी कि उसके जवाब में कुछ और बोलना है तो उसका प्रत्युत्तर दे सकता है। फिर उसके पश्चात जो भी अधिकरण या प्राधिकरण है सुनवाई की डेट फिक्स करेगा, और यदि उसे कोई जांच फिक्स करनी है तो संक्षिप्त रूप से उसकी जांच कर ली जाएगी और मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो अपील हो और चाहे वो एप्लीकेशन हो। और ये है मैक्सिमम पीरियड 60 डेज। जब हम सेक्शन 34 बताता है प्राधिकरण और अधिकरण की शक्ति, तो प्राधिकरण और अधिकरण की शक्ति ऐसी ही होती है जैसे कि सीपीसी में सिविल जज को होती है, ठीक है, सिविल कोर्ट को होती है। तो 34 में कुछ ऐसी शक्तियां बताई गई, जैसे मान लो किसी डॉक्यूमेंट को मंगाना है या व्यक्ति को मंगाना है, बुलाना है, तो वहां पर सम्मन जारी कर सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए या डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए या फिर प्रस्तुत करने के लिए, या फिर दस्तावेज की खोजबीन करने के लिए या उसको प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकरण ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी कह सकता है। कमीशन भी जारी कर सकता है ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी। कमीशन किस चीज के लिए?
दस्तावेजों का या गवाहों की परीक्षा करने के लिए या फिर कोई अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाएगा। और जो भी आवेदन और अपील होंगी, यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन या अपील दी है और वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। और अपोजिट पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर दिया जाएगा। और मान लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी गई है या एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर दिया है, पर दूसरी पार्टी उसे समाधान बता देता है कि रीजनेबल कारण से मैं नहीं आ पाया था, तो उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जाएगा या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर को खारिज करके आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यदि किसी जांच के लिए अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को जांच करनी है तो दिन में जाएंगे किसी व्यक्ति के घर पर और उसके लिए भी पहले 24 घंटे के भीतर उसे नोटिस दिया जाएगा। जो भी आपकी प्राधिकरण है यदि कुछ आदेश पारित किया है और उसमें कोई क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर होता है तो उसे ठीक कर सकती है। ये सब जगह है, चाहे एमसीपीसी पढ़े चाहे सीआरपीसी पढ़े। और वहां पर जुर्माने की वसूली के लिए प्राधिकरण के पास शक्ति होती है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। और यदि उसने कोई आदेश पारित कर दिया है ट्रिब्यूनल ने, प्राधिकरण है, तो जो भी आदेश पारित किया है वहां पर सिविल न्यायालय के डिग्री के रूप में वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को जो भी आदेश दिया अपील करनी है तो अपील कितने दिन में की जा सकती है? 30 दिन में, है ना। ये कहां पर लिखा है? सेक्शन 35। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन और ये आपका खत्म हो गया।